गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू इनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन बंदन है। देखिए, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। इसी के साथ हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जो कार्बन यौगिक पढ़ा रहे थे हम कक्षा 9th और 10th के लिए और अन्य उपयोगी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, दहन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दहन के बारे में पढ़ते हैं। तो दहन देखिए है क्या, समझ लीजिए पहले। देखिए, सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में O2 में क्या करते हैं? दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जलवाष्प आप लोग समझ ही रहे हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होते हैं। यह अभिक्रिया दहन कहलाती है। जैसे हम कह लें कि कार्बनिक यौगिक है हमारा क्या बेटा? कार्बन C है। बात समझ रहे हैं? जब ऑक्सीजन से हम लोग दहन कराएंगे इसको, तो ये क्या होगा कि CO2 प्राप्त होगा। क्या होगा? CO2, और ये ऊष्मा भी प्राप्त होगी। क्या होगी? ऊष्मा। आप लोग पड़ोसी के घर में देखे होंगे, आप लोगों को देखकर कभी कभी ऊष्मा प्राप्त होगी। बात समझ रहे हैं? देखिए, दूसरा है मेथेन का दहन कराइए। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। इसको किससे? ऑक्सीजन से क्या दहन कराना है? यहाँ पे दहन करा दिया आप। बात समझ रहे हैं? तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO2 निकला और ये जल से अभिक्रिया किया था, जलवाष्प H2O, और ऊष्मा निकला। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये क्या कि बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है। जैसे आप समझिए, यहाँ पे CH4 है और यहाँ पे क्या है बेटा? CO2। मतलब हमको C तो एक है, H4 चाहिए। तो यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे H2 है केवल। तो H4 बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे कि नहीं? 2 दूनी 4, ये भी H4 हो गया। ये देखिए O2 है, इधर भी क्या है? O2 है। बात समझ रहे हैं? इधर 2O है कि नहीं है? जी सर। अब यहाँ पर एक अगर 2 कर दें तो ये O2 बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अरे कहता हूँ, ये 2 दूनी 4O हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे 2। समझ गए? बैलेंस हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। नोट, हम आपको जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे। उसमें क्या था कि जब गैस होता था तो संतृप्त हो जाता था, और जब हम लकड़ी और गोहरा वगैरह जलाते थे तो असंतृप्त हो जाता था। लेकिन उसका कारण क्या रहा, इसको हमको समझना है। जैसे देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है। स्वच्छ ज्वाला क्यों निकलेगी? क्योंकि उनका पूर्ण दहन होता है। क्या होता है बेटा? पूर्ण दहन हो जाता है। पूर्ण दहन का मतलब समझ रहे हैं? पूरी तरह दहन हो जाता है, पूरी तरह जल जाती है। लेकिन जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिक से अत्यधिक धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। इसका कारण यह होता है क्योंकि उनका पूर्ण दहन नहीं हो पाता। आप देखेंगे लकड़ी आधा जलेगी, बीच में रह जाती है। बात समझ रहे हैं? गोहरा जलेगा लेकिन कुछ भाग उसका क्या रहता है? नहीं जल पाता, तो वहीं धुआं निकलता है, पीला धुआं। और ये पीला धुआं और ज्वाला जो निकलती है, हमारे धुआं निकलता है, जो आग के लिए भी क्या होता है? बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसीलिए जो आप लोग कह रहे हैं कि सरकार भी हमारी कह रही है कि आप क्या करिए, सिलेंडर गैस यूज कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आँख भी बचेगी और महिलाएं क्या होंगी? स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि ज़्यादा ही महिलाएं खाना बनाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग चलेंगे ऑक्सीकरण पे। किस पे? ऑक्सीकरण, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए, पहले समझना है इस चीज़ को अच्छे से समझना है। जो समझ लेगा आगे अपने से करेगा, नहीं समझेगा उसका आप लोग जानिए, आप लोगों का काम जानिए। ध्यान से इसको समझना। देखिए, ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया। ऑक्सीजन को क्या कर रहा है बेटा? ग्रहण कर रहा है, और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? त्याग रहा है। ठीक है, गोभी आलू की सब्जी क्या कर रहा है? त्याग रहा है। और पनीर की सब्जी क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। पनीर क्या है?
ग्रहण करना, और गोभी आलू क्या है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, त्याग दे रहा है। तो गोभी आलू हाइड्रोजन, और इधर ऑक्सीजन क्या हो गया, पनीर। बात समझ रहे हैं। देखिए आगे, इसके लिए क्षारी KMnO4, इसको एक ही बार में हम समझते हैं, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि देखिए इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र होता है MnO4। देखिए उष्मा या अम्लीकृत, उष्मा या अम्लीकृत का मतलब क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका सूत्र होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको रट लीजिएगा, क्योंकि K2Cr2O7, इसको रट लीजिएगा। इसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कंफ्यूज बहुत होते हैं हम लोग, इसलिए आप लोग सीधे रट जाइए, ठीक है। आप इसको क्या बोलिए, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। ज़्यादा केमिस्ट्री में हम इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाती है, क्लिष्ट हो जाती है केमिस्ट्री, क्योंकि बेटा हमको रटना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बिना रटे काम नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई ट्रिक नहीं होता। देखिए प्लस उष्मा का प्रयोग होता है, इसमें भी क्या होगी, उष्मा का प्रयोग होगा। जैसे हम लोग समझने का प्रयास करिए कि एथिल एल्कोहल लिए और ऑक्सीकरण कराए, क्या कराए, ऑक्सीकरण, तो हमें प्राप्त क्या हुआ, एसिटाल्डिहाइड, और उसको ऑक्सीकरण कराए तो एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ तक है एक भाग, पहले समझिए, 2 पार्ट में हम कर दे रहे हैं अभी, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए एथिल एल्कोहल ऑक्सीकरण क्या है, C2H5, C2H5OH ऑक्सीजन से क्या कर रही है, अभिक्रिया कर रही है, पनीर से क्या कर रही है, अभिक्रिया कर रही है। तो क्या प्राप्त हो रहा था, हम अभिक्रिया किस दिशा में कराएंगे, क्षारी कराएंगे KMnO4 पे। तो KMnO4 पे कराए तो हमको प्राप्त क्या हुआ, CH3CHO प्लस CH2O, ठीक है। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे देखिए CH3CHO और प्लस किससे अभिक्रिया कराएगा, O से। बात समझ रहे हैं। फिर KMnO4 क्या होगा, KMnO4 ये क्या होगा, क्षारी होगा। तो प्राप्त हमको क्या हो जाएगा, CH3COOH एसिटिक अम्ल। बात समझ में आ रही है। ये 2 स्टेप में अभिक्रिया कर रहे हैं, CH3COO, अच्छा ठीक तो है, ठीक है। इसको 2 स्टेप में कर लीजिए, ये अलग स्टेप है, मैं बता रहा हूँ ना, ये अलग स्टेप है जो कि मैं यहाँ लिख दिया। बात समझ रहे हैं। तो ये हमारा अभिक्रिया करने पर, ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होगा, ठीक है। ऑक्सीकरण समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, आप योग को भी बोलते हैं एडिशन। तो एडिशन रिएक्शन होता क्या, आप नाम से ही इसको संबोधित कर सकते हैं कि देखिए ऐड करने का प्रयास करेगा, ठीक है, रिएक्शन को। देखिए जब कोई 2 अभिकारक आपस में जुड़कर क्या करेगा, एक नए उत्पाद का निर्माण करेगा, उसको क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। बात समझिए, जब कोई 2 अभिकारक आपस में जुड़ेंगे तो नए उत्पाद का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। जैसे एक ले लेते हैं कि पैलेडियम, क्या लेते हैं, पैलेडियम और निकिल, 2 तत्व लेकर आपस में इसको क्या करेंगे, उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जोड़कर और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ये दोनों क्या है, असंतृप्त हैं। इनको क्या करेंगे बेटा, उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, उत्प्रेरक क्या रहेंगे, जैसे निकिल होगा, बात समझ रहे हैं, निकिल होगा, तो उसमें क्या होगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब हम लेंगे तो जो नया कार्बन उत्पन्न होगा वो क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होगा, संतृप्त हाइड्रो। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए, जब एकल बांड था तो मैं बताया था एथीन था, तो यहाँ पे देखिए CH2 है और यहाँ पर भी क्या है, CH2 है, तो ये डबल बांड है तो एथीन है, क्या है, एथीन है, और ये असंतृप्त है, क्या है, असंतृप्त। इसमें क्या जोड़े बेटा, हम हाइड्रोजन जोड़े, क्या जोड़े, हाइड्रोजन। तो प्राप्त क्या हुआ, एथेन, क्या प्राप्त हुआ, एथेन, CH3 और मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, एथेन का सूत्र क्या होता है, CH3 होता है।
तो एकल बांड में क्या होगा, ये होगा। लेकिन ये जो बता रहा है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति, जो उत्प्रेरक की उपस्थिति बनेगी बेटा, ये निकिल या पैलेडियम, तो निकिल या पैलेडियम में से एक रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, निकिल उपस्थिति है। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या रहा, एथीन से असंतृप्त रहा, तो एथीन से किस में बदल गया, एथेन में। किस में बदल गया बेटा, एथेन में। एथेन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है आपके 1 नंबर का, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये पूछता है 1 नंबर में, अति लघुत्तरी या बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि वनस्पति तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया जब करेगा तो जो प्रेरक होगा उपस्थित होगा, निकिल होगा, तो क्या बना देगा, वनस्पति तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा प्रेरक के साथ, उत्प्रेरक के साथ, तो क्या बना देगा, वनस्पति घी, उसको जमा देगा। क्या करेगा, जमा देगा। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो हमारा है सेशन, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसके बारे में। वे अभिक्रिया, ध्यान से समझना है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा अगर समझने का प्रयास करेंगे तो, क्योंकि इसकी थोड़ा परिभाषा क्या है, लॉन्ग है, तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, वे अभिक्रिया जिनमें किसी कार्बनिक अणु के एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ रहे हैं? एक ठो हटेगा तो उसके जगह दूसरा आ जाएगा, और जो हट के वहाँ गया है वो हट के क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे कि कह सकते हैं कि राम श्याम 2 भाई हैं, तो श्याम की जगह राम, राम की जगह श्याम, श्याम की जगह राम, राम की जगह श्याम, श्याम की जगह राम, राम की जगह श्याम। यही चीज प्रतिस्थापित करती है। देखिए, जैसे मेथेन की क्रिया सूर्य के, मेथेन CH4 की क्रिया सूर्य के धुंधला प्रकाश रहता है सूर्य का जब, की उपस्थिति में क्लोरीन Cl, ठीक है, से कराने पर इसके एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ कह रहा है कि मेथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में करेगा। तो देखिए, जब हाइड्रोजन होंगे 4 ठो, तो यहाँ देखिए कार्बन है। बात समझ रहे हैं? ये देखिए, एक हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। कह क्या रहा है कि चारों ओर H परमाणु, तो चारों ओर हम क्या कि 3 ओर H परमाणु कर दिए, और क्लोरीन बोल रहा है क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो एक ठो इसको क्या करिएगा, एक ठो H को इधर लिखिएगा, क्लोरीन इधर लिख दीजिएगा, एक H इधर लिखिएगा। देखिए, जब H के जगह हम क्या कर दिए, Cl कर दिए, और Cl के जगह क्या कर दिए, H कर दिए, तो ये प्रतिस्थापित हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ से एक चक्र बनाएंगे, इसको ले लेंगे, और यहाँ से एक चक्र बनाएंगे, इसको ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए, CH4 मेथेन और Cl2 से क्या करेगा, अभिक्रिया, दोनों को ऐड करेंगे। मेथेन और क्लोरीन को क्या किए, ऐड किए, तो प्राप्त क्या हुआ, CH3Cl प्लस HCl। क्या प्राप्त हुआ, CH3Cl प्लस HCl। देखिए, CH4 है इधर, इधर देखिए CH क्या है, 3 है, लेकिन H बाहर हम निकाले तो CH4 हो गया, और Cl2 इधर है, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, तो ये बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे एल्काइन की तरफ। देखिए, एथिल एल्कोहल, जो कि आपकी क्लास के लिए 9th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, देखिए, एथिल एल्कोहल को एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्कोहल, एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, एथिल एल्कोहल को ही एल्कोहल कहते हैं, इस बात को न भूलिएगा। आगे देखिए, इसमें OH समूह संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हाइड्रोक्सिल किस में जुड़ा रहता है बेटा, संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। आगे देखिए, यह प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टरों के रूप में उपस्थित होता है। आपसे पूछा जाएगा कि एथिल एल्कोहल कहाँ पाए जाते हैं, तो बताइएगा सुगंधित तेलों में, सुगंधित तेलों में, और कहाँ पाए जाते हैं, फलों में एस्टरों के रूप में। फलों में पाए जाते हैं, किसके रूप में, एस्टरों के रूप में उपस्थित होते हैं।
इसे प्रायः स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है। स्टार्च युक्त अनाज, स्टार्च एक बार पढ़ाए भी थे, ठीक है। जैसे कि स्टार्च युक्त अनाज समझ लीजिए कि जो अनाज थोड़ा सा भिगो के खराब हो जाता है ना, सड़ने लगता है, बात समझ रहे हैं। देखिए अतः यह अन्न एल्कोहल कहलाता है। जो अनाजों से, स्टार्च अनाजों से उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे एल्कोहल, अन्न एल्कोहल, बात समझ रहे हैं। यह शराब का मुख्य अवयव है, शराब इसी से बनाई जाती है, बात समझ रहे हैं। शराब का क्या है, मुख्य अवयव है। अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। आप लोग इस समय सुने होंगे कि फल वाली वाइन लड़कियां भी पी रहे हैं, बहुत तेज पी रही हैं, हॉस्टल वाली, बात समझ रहे हैं। और आप लोग पीती हैं कि नहीं पीती हैं हमको नहीं पता, लेकिन हॉस्टल वाली बड़ा तेज पी रही हैं। देखिए स्पिरिट ऑफ वाइन, जो वाइन बोलता है लोग कि शराब नहीं होता है, वाइन भी क्या है, शराब है, ठीक है। वो थोड़ा सा मोटापा बढ़ाता है, हम समझ रहे हैं, क्योंकि अनाज से ही उत्पन्न होता है तो मोटापा बढ़ाता है, लेकिन हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का सेवन गलत बात है। तो स्पिरिट ऑफ वाइन इसी के माध्यम से, इसी अन्न के माध्यम से होता है, ठीक है। फल से, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये एप्पल, इसका क्या बोलते हैं, फ्लेवर एप्पल है, इसका फ्लेवर वो अनार है, इसका मैंगो फ्लेवर है, तो यही सब फ्लेवर होता है, उसी अनाज से बनता है, ठीक है। आगे आइए, देखिए जो समूह मैं बता ही दिया कि समूह क्या होता है बेटा, OH, क्या होता है, OH। तो समूह क्या हो गया इसका, OH हो गया। और सूत्र देखिए क्या होता है इसका, एथिल एल्कोहल का, C2H5OH, क्या होता है बेटा, C2H5OH, C कार्बन 2 रहेगा, H हाइड्रोजन 5 और OH हाइड्रोक्सी। मैं बताया कि समूह इसी का रहेगा। तो क्या होगा ये, या इसको कह सकते हैं CH3 CH2OH, बात वही है, अलग अलग कर दिया है, ये 2 3 5 हो जाएगा। और ये जो C है इसमें 2, कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे C2H5OH है और यहाँ पे देखिए CH3 CH2OH है, बात वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होके नहीं कर पाते हैं परीक्षा में, क्योंकि यही दे दिया और पूछा कि एथिल अल्कोहल क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे, आप तो रटे हैं C2H5OH C2H5OH, ठीक है। तो केवल आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। साधारण नाम बताई दिए, एथिल अल्कोहल कहते हैं इसको। और IUPAC नाम, ये एग्जाम में अति लघुत्तरी में या बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा पूछता है, पूछ देगा कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, IUPAC नाम क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा एथेनॉल। क्या बताइएगा, एथेनॉल। एथेनॉल की देखिए संरचना, एथेनॉल की संरचना C2 है हमारे पास, C2 लिख दिए, H5 चाहिए और OH समूह चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक H किए, यहाँ पे एक H यहाँ पे और एक H ऊपर, एक H, 1 2 3 4 5, 2 ठो C हो गया और OH समूह हमको चाहिए। बात समझ में आई। तो ये रहा एथिल अल्कोहल। कल इसके अन्य भागों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं एथिल अल्कोहल के बारे में, और एथिल अल्कोहल जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छपा छपाया प्रश्न आएगा। यहाँ से देखते हैं कि एथिल अल्कोहल में निर्माण की विधि क्या होती है, क्योंकि इससे पहले पढ़ाया गया था, कुछ एथिल अल्कोहल के बारे में कल बताया गया था। तो निर्माण की विधि में देखिए शीरा के किण्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। शीरा देखे हो तुम लोग, शीरा नहीं, चीनी का घोल जो होता है, शीरा होता है, उसमें गुलाब जामुन गोता जाता है, छेना गोता जाता है, ठीक है। और शादी विवाह में जो बचता है देख ही रहे हो तुम, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है। सीधी बात है कि गन्ने से क्या बनता है, चीनी बनती है कि नहीं बनती है, गन्ने से ही चीनी बनती है। तो इसको क्या, शीरा को किससे प्राप्त किया जाएगा, गन्ने से ही प्राप्त किया जाएगा, तो शीरा हो जाता है। अच्छा विडंबना ये है कि देखिए पहले ईख होती है, ईख से गुड़ का निर्माण किया जाता है, और गुड़ से देखिए चीनी बनती है, और चीनी से फिर क्या बनती है, ईख नहीं बनाई जा सकती लेकिन गुड़ बनाया जा सकता है। ऐसा होता है, केवल गन्ने के ही संदर्भ में ऐसा होता है। देखिए ये है हमारा, आपसे पूछूं कि चीनी का शर्करा का सूत्र बताइए, तो देखिए शर्करा का सूत्र होता है, आज से रट लीजिए, C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। किसे, जल में अभिक्रिया करा रहे हैं, किसमें बेटा, जल में। शर्करा को जल से अभिक्रिया करा रहे हैं,
तो क्या कराएंगे, किण्वन या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, क्या बोलते हैं, ईस्ट। जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए प्राप्त क्या होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र मैं बहुत बार बता चुका हूं, C6H12O6, ठीक है। इसको क्या करना है कि ग्लूकोज का सूत्र आप लोगों को रट लेना है। ग्लूकोज के साथ साथ क्या होता है कि फ्रक्टोज भी शामिल होता है। फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब आगे आते हैं हम लोग, देखिए ग्लूकोज ये जब क्या किए, शर्करा और जल दोनों से किण्वन कराए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हुआ। और जब हम लोग ग्लूकोज से अभिक्रिया कराएंगे, किण्वन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एथिल अल्कोहल। देखिए ये ग्लूकोज है C6H12O6 है, किण्वन कराया तो क्या प्राप्त हुआ हमको, एथिल अल्कोहल। क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, देखिए C2H5OH CO2। लेकिन ये क्या है कि बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है। इसको बैलेंस हम लोग करेंगे। यहाँ पे C6 चाहिए तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 करने से आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब H12 चाहिए तो 2 × 10 हो गया ये। अच्छा यहाँ पर भी करना होगा, ठीक है। 2C ये हो गया, 2C ये हो गया और 2C देखिए 2 दूनी 4C ये हो गया, 4 2 6 हो गया। H12 चाहिए तो देखिए 2 × 10 11, एक कहाँ कमी हो रही है जी, अच्छा यहाँ पे सही है, 2 पंजे 10 और 2 H इधर है, हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, O6 चाहिए तो देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 ये हो गया और ये 5 2 ये हो गया, तो 4 2 6 हो गया। तो हमको क्या मिल गया, O6 मिल गया, H12 हो गया, C6 हो गया। क्या हो गया, ये बैलेंस भी हो गया। आप लोग समझिए कि ग्लूकोज से जब किण्वन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एथिल अल्कोहल। कल मैं बताया था जौ से, गेहूं से, उसको सड़ाकर क्या प्राप्त किया जाता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, शराब बनाया जाता है। तो इससे भी शराब बनाने का कार्य होता है। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या ग्लूकोज का किण्वन कराएंगे तो एथिल अल्कोहल को ही शराब कहते हैं। क्या कहते हैं, शराब नहीं, शराब, जिसको पीकर लोग माता पिता की इज्जत के साथ खिलवाड़ तो करबे करते हैं, पत्नी को भी बेच देते हैं, घर भी बेच देते हैं, जमीन भी बेच देते हैं। शराब ऐसी नशा है, तो उसको क्या करो कि दूर ही रहो तो ठीक है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में हम लोग समझेंगे। भौतिक गुण क्या होता है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए इसके प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं, इसके प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला क्या होगा कि यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। यह कैसा है बेटा, रंगहीन, यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। दूसरा में देखिए इसमें एक विशेष गंध होती है, गंध तो होती ही है, तथा यह स्वाद में तीखा होता है। और स्वाद में कैसा होता है, तीखा होता है। आप लोग जो थोड़ा बहुत इधर उधर से चीखा होगा, टेस्ट किया होगा एथिल अल्कोहल को, तो उसको पता होगा कि तीखा होता है, बहुत कड़वा होता है, नहीं पिया जाता है, ठीक है। यह एक आर्द्रता ग्राही द्रव है। यह आर्द्रता को क्या करता है, ठंडा को अवशोषित करता है। बात समझ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण को, नोट कीजिए। देखिए रासायनिक गुण है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टी। ये होता क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट उसी को हम बता रहे हैं। देखिए जब सोडियम से क्रिया करेगा या अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, देखिए ग्लूकोज है C2H5OH, ये सोडियम से क्या कराए हम लोग, अभिक्रिया कराए, तो प्राप्त क्या हुआ यहाँ पे C2H5ONa+H2, हाइड्रोजन क्या होगा, उड़ जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम एथा ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एथा ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे पहले बैलेंस है कि नहीं है, इसको चेक किया जाए। C2 है, इसमें भी C2 है, H5 इसमें भी H5, O है इसमें भी O, Na है, क्या है बेटा, Na। लेकिन यहाँ पे क्या है 2Na, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा,
केवल N है तो ये भी N हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत किसी को? हाँ सर। एक दिक्कत है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो हाइड्रोजन है वहाँ पे H2, यहाँ पे क्या होगा H2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। बात समझ में आ रही है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये ध्यान में रहे कि आप ग्लूकोज से जब सोडियम में कराएंगे तो इसको बोला जाएगा एथिल एल्कोहल। सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो बाद में जो प्राप्त होगा हमको क्या प्राप्त होगा? सोडियम एथाऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे देखिए, जब हम H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं, H2SO4 को क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या है? एथिल एल्कोहल C2H5OH। अब जब सल्फ्यूरिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? एथिन C2H4 और जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एथिन प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए C2 है, यहाँ पर भी C2 है, यहाँ पर देखिए H5 है, यहाँ पर क्या है? H4 है और यहाँ पे H2 है। देखिए 4 2 6 है तो यहाँ पर भी देखिए 1 है और 1 5, यहाँ पे 5 1 6 हो गया। O आपको सिंगल है, O सिंगल हो गया। तो ये क्या बन गया? एथिन प्लस H2O जल। बात समझ में आई? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उपयोग क्या होता है एथिल एल्कोहल का? उपयोग क्या होता है इसको पढ़ेंगे। देखिए ये मैथिलीकृत स्पिरिट बनाने में आता है। आप लोग स्पिरिट जानते होंगे, स्पिरिट का प्रयोग सुने होंगे, स्पिरिट, ठीक है। दूसरा देखिए पेंट बनाने में, पेंट को बनाने में, पतला करने में, सल्फर को बनाने में, आयोडीन, गोंद आदि के विलायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। किसका? एथिल एल्कोहल का। एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है एथिल एल्कोहल का। एल्कोहलिक पेय पदार्थ तथा मदिरा शराब के निर्माण में हम क्या बोले कि ये एक शराब का ही रूप होता है, ठीक है। तो जब शराब का को बनाना होता है तो आप एथिल एल्कोहल क्या करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में, जब तक आप मेथिल एल्कोहल नहीं मिलाएंगे तब तक वो जलबन नहीं करेगा। तो मोटर व हवाई जहाज़ों के ईंधन के रूप में ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ही हम लिखे हैं। पारदर्शक साबुन, साबुन कोई देखे हो? आर पार दिखता है जिसको देखने से, कभी यूज किए हो तुम? कौन सी साबुन है? पियर्स, आर पार दिखता है। तो देखिए पारदर्शक साबुन में एथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इत्र आप लोग देखे होंगे, इत्र ज़्यादातर इत्र के नाम से मशहूर रहता है मोहम्मडम में, जैसे मुस्लिम लोगों में, तो वो सब चादर उधर चढ़ाते हैं तो वहाँ इत्र अपने बाप दा जो भी रहते हैं उसमें क्या करते हैं कि इत्र मारते हैं, ठीक है, कि अच्छा स्मेल आए, दुर्गंध ना आए। उसके बाद देखिए अन्य सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन के रूप में जो भी सुगंधित प्रसाधन है, जैसे परफ्यूम हो गया, इसमें सब में क्या मिला जाता है? एथिल एल्कोहल, जो कि कभी कभी महिलाएं कहती हैं ना कि बड़ा दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध जैसा, तो ये एथिल एल्कोहल ही होता है जो कि शराब जैसा महकता है, ठीक है। आगे देखिए एथिल एल्कोहल का उपयोग जीवों के परिरक्षण में भी किया जाता है। जो जीव होते हैं आप देखेंगे चोट लग जाती है, ढोला वोला पड़ने लगते हैं, तो वहाँ पर भी क्या इसका एथिल एल्कोहल का यूज किया जाता है। तो वहाँ से क्या होते हैं, ढोला वोला जो होते हैं, कीड़ी उड़ी लग जाती है, वो सब क्या होते हैं, भागने लगते हैं, ठीक है, बहुत ही फायदेमंद। या कभी कभी आप लोग देखे होंगे तो शराब का प्रयोग होता है जानवरों के घाव पे लेपन करने के लिए, या जब बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है जानवरों के, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए।